नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों पिछला प्रैक्टिस सेट जो हमने किया था 50 प्रश्नों का, उसका ये दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। तो 50 प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत आराम-आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करें, आपको पूरी तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ का संबंध किस समान से है? ऑप्शन ए, जो पूंजी को बढ़ाने का साधन होते हैं। बी, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। सी, जो मनुष्य की मांगों की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करते हैं। और डी, जो विविध प्रयोगों को खोजते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। यानी पूंजीगत लाभ का संबंध दर्शाता है जो सामान और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से। बी, आपात स्थितियों में। सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और डी, अपनी स्वयं की ओर से। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ऑप्शन ए है क्वासी जुडिशियल बॉडी। बी, रेगुलेटरी बॉडी। सी, सलाहकार बॉडी। डी, संवैधानिक बॉडी। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलेटरी बॉडी की एक सरकारी एजेंसी है जो सार्वजनिक हित में व्यवसाय को नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बी, कनिष्क। सी, धर्मपाल। डी, पुलकेशन द्वितीय। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। और ये जो है आपका सन 775 ईस्वी से 800 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, सोना। बी, कोल्ड ड्रिंक। सी, दलहन। डी, इत्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि एगमार्क जो है वो कृषि और खाद्य उत्पादक जो होते हैं उन पदार्थों पर लगाया जाता है। ये एक प्रमाण चिन्ह है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा हो उनके बारे में आशा ये की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। जैसे ये मानक जो हैं भारत सरकार तथा विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। ठीक है, और एगमार्क का उपयोग दोस्तों जो है कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 द्वारा जो है लागू होता है। ठीक है, और ये जो है दालें, अन्य आवश्यक खाद्य, तेल, फल, सब्जी जैसी चीज़ों पर जो है ये लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए है 16%, 16.6%। बी, 8.6%। सी, 18.9%। डी आपका है 22.5%। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए,
16.6% जो है 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में जो है 16,66,35,000 आबादी जो है आपके अनुसूचित जनजाति, यानी कि 16.6% आबादी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए 23वां, बी 26वां, सी 24वां, डी 32वां। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 23वां। मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध है इसमें। ठीक है, इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री या बेगारी, किसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती से लिया हुआ श्रम जो है वो निषिद्ध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है दोस्तों। और अनुच्छेद जो 24 है आपका, अनुच्छेद 24 में जो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं या बच्चे हैं उनको कारखानों और खानों यानी किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और जो 26 है आपका, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता है। इसमें व्यक्ति जो है कोई भी इंसान अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, पोषण करने के लिए विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन कर सकता है, यानी प्रशासन का अधिकार है उसको। और जो ऑप्शन डी में 32वां अनुच्छेद है, इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो है समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। जैसे रिट दायर करना, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, वो जो है आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो ये प्रश्न है कि कोई राजनीतिक दल जो है वो मान्यता प्राप्त दल बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? तो ऑप्शन ए है, किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते, कम से कम 2 सीटें। बी ऑप्शन है आपका, कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना होगा। सी है, यथावत चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान हुए मतों के कम से कम 20% मत प्राप्त करने होंगे। डी, कम से कम 10 लाख रुपए की संपत्ति हो। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। ठीक है, एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी मिल सकता है यदि वह इनमें से ये काम पूरा करे। जैसे कि कोई पार्टी कम से कम 3 राज्यों में मिलकर लोकसभा की 2 सीटें जीत ले, ठीक है, या कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% जो है वोट प्राप्त कर ले, या कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में मान्यता रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन ए है श्री नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र कुमार तोमर, डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण दोस्तों है कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग मीटर है। ऑप्शन ए 4000, बी 6000, सी 5000, डी 3000 मीटर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6000 मीटर। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं।
या हिमाद्री, ये कई नामों से जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची सीढ़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। और हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था और इसका कोर जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है दोस्तों। यहाँ से कई बड़े बड़े ग्लेशियरों की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपतानी जनजातियों निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अपतानी जनजाति किस राज्य की निवासी हैं, किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो ऑप्शन ए है आपका नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अपतानी जो जनजातियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा अधिनियम संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, बी अल्पसंख्यकों का उत्थान, सी बाल विवाह, डी महिलाओं का सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल विवाह। हरिविलास शारदा अधिनियम जो है वो आपका बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, ये शारदा अधिनियम जो है आपका 1930 में आया था बाल विवाह की रोकथाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? ऑप्शन ए जयचंद, बी हेमू, सी दौलत खान, डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी का सामना किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सुल्तान था वो अफ़गानी था। 1926 में अपने लोदी सैनिकों का अलग होना उसके पतन का कारण बना। हालांकि उसकी सेना काफ़ी बड़ी थी और बाबर की सेना ने जो है इब्राहिम लोदी का पानीपत की लड़ाई में सामना किया था। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, बी इंटरनेट बैंकिंग, सी ई बैंकिंग, डी कैश विद पब्लिक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है स्मार्ट मनी के लिए शब्द प्रयोग होता है ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है। आप सभी लोग जैसे एटीएम कार्ड होता है डेबिट कार्ड, वैसे ही एक क्रेडिट कार्ड भी होता है। ठीक है, और इस कार्ड के ज़रिए जो है आप सेवाएं खरीद वस्तुएं वगैरह जो हैं चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, और उससे भुगतान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया? दोस्तों ऑप्शन ए मैग्सेसे अवार्ड, बी शांति का नोबेल पुरस्कार, सी गांधी शांति पुरस्कार, डी अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, शांति का नोबेल पुरस्कार। भारत में जो है बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी हैं और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को, इन दोनों लोगों को 2017 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? ऑप्शन ए 28, बी 33, सी 44, डी 30। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यूरोप में जो है वो 44 देश हैं। यूरोप जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो है दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है? ऑप्शन ए हार्स अक्षांश, बी शीत अक्षांश, सी 52वां इम्प्रिंट, सी 52वां समानांतर दक्षिण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 52वां समानांतर दक्षिण। अक्षांश का एक वृत्त जो है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, इसलिए इसे 52वां समानांतर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे?
आपका ऑप्शन ए है 1893, बी 1905, सी 1899, डी 1914। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1993 में गांधी जी जो हैं वो सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, उन दिनों वो दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे। ठीक है, तो 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। आपका ऑप्शन ए है कृषि अर्थव्यवस्था, बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, सी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए। मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। इसको मतलब सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ठीक है, और मुख्य इसका जो व्यवसाय था वो कृषि था, इसलिए मौर्य जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत रेंज कौन सी है? ऑप्शन ए जास्कर, बी कैलाश, सी काराकोरम, डी लद्दाख। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी काराकोरम। काराकोरम ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, ये एशिया की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का जो है ये एक हिस्सा भी है। तो काराकोरम जो है आपका ये तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच जो है जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत है। ठीक है, या रेंज भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलट्टम और छेलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक और बिहार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। कोलट्टम आंध्र कोलट्टम और छिलिया जो है दोस्तों आपका इसमें बी होगा, सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोस्तों कोलट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का है और छिलिया जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। ये छिलिया है ये उत्तर प्रदेश का है और कोलट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी विशेषाधिकार समिति और डी लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता जो है विपक्ष के प्रमुख सदस्य के रूप में लोक लेखा समिति के रूप में की जाती है। लोक लेखा समिति भारत की संसद द्वारा निर्मित है और लोक लेखा समिति जो है वो प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन के रूप में मानी जाती है। दोस्तों समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेख परीक्षण संबंधी जो प्रतिवेदन होते हैं उनकी जांच करती है। ये जो लोक लेखा समिति है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? ऑप्शन ए दूषणकारी तत्व से मुक्त, बी खनिज पदार्थों से युक्त, सी एसिडिक पीएच और डी स्वादिष्ट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वादिष्ट, क्योंकि स्वादिष्ट पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? यानी जो पेयजल होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 ppm, बी 0.5 ppm, सी 7 ppm और डी 0.7 ppm। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 0.7 ppm। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्थिति में इसकी अधिकतम जो मात्रा है वो स्वीकार्य नहीं है। ठीक है,
तकरीबन 2.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड जो है वो प्रदूषण के मुख्य स्रोत भूजल, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक कचरा, दवाइयाँ या जैसे टूथपेस्ट इत्यादि हैं। और भूमिगत जल में अक्सर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी बिहार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले जो भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए हर एक भवन यानी घर में बारिश का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करना या संग्रहण करना जो है वो अनिवार्य किया। ठीक है, तमिलनाडु में आपको हर घर में एक टैंक मिलेगा जिसमें बारिश का पानी संग्रहित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण ... से किया गया है? ऑप्शन ए रूस, बी थुम्बा, सी कारू, डी हरिकोटा, श्री हरिकोटा। दोस्तों ये डी जो है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी कारू। जो उपग्रह है इनसैट 2E, ये जो है इसका प्रक्षेपण जो है कारू से किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है गेहूं और ज्वार, बी है चावल और ज्वार, सी है गेहूं और चावल, डी ज्वार और कपास। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुई थी वो 1966 या 67 में हुई थी। हरित क्रांति को भारत में शुरू करने का जो सम्मान है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को है। ठीक है, और हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई थी। उस विकास विधि का परिणाम है कि 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हुआ ये था कि इसमें सबसे ज़्यादा कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था और कृषि अधिक में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल, बाजरा आदि की जो फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, बी अवध की बेगम हज़रत महल, सी हैदराबाद के निज़ाम, डी भोपाल की सिकंदर बेगम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी अवध की बेगम हज़रत महल। 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हज़रत महल ने भाग लिया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब की राजगद्दी पर बिठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। और बाद में दोस्तों क्या हुआ कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल चली गई। और ग्वालियर के सिंधिया, जिंद, पटियाला, हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के सिकंदर बेगम, ये देसी रियासतों के राजाओं ने 1857 के दौरान जो है ये लोग तटस्थ रहे, फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसमें सहायता प्रदान नहीं की थी, तो आपका अवध की बेगम ने जो है इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को सहायता नहीं प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्माण की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905, बी 19 जुलाई 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी 1 सितंबर 1905। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905। यानी कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को भारत के जो तत्कालीन वायसराय कर्जन थे उनके द्वारा की गई थी। और ये विभाजन जो है 16 अक्टूबर
1905 में प्रभावी हुआ। इतिहास में इस घटना को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है और इस विभाजन का लगातार विरोध हुआ और आखिर में 1911 में दिल्ली दरबार विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में 1911 में इस विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। विभाजन इसका उद्देश्य जो है बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था, इसलिए ये बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए हरदयाल, बी भगत सिंह, सी मैडम कामा और डी श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, गदर आंदोलन के नेता आपके हरदयाल थे। गदर आंदोलन जो है भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था और लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और बाबा सोहन सिंह भाकना आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाड़ सत्याग्रह, ऑप्शन ए आपका महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी महाड़ सत्याग्रह भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है, हिंदू यहाँ के तालाब से दलितों को पानी पीने नहीं दे रहे थे तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये जो है आपका सत्याग्रह शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? आपका ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1892, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, बी जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 है, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानी जाती है। इस अधिनियम के तहत जो है दोस्तों प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली परिवर्तन किया गया और इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946, बी 14 सितंबर 1946, सी 24 अक्टूबर 1946, डी 14 नवंबर 1946। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1946। यानी भारत की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। ठीक है, ये जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्य सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे और मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड बेबल और सी क्लीमेंट इटली और डी सिरिल रेडक्लिफ। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो उन्हीं के नाम पे ये सीमा रेखा का नाम रखा गया है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा जो है दोस्तों 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है आपका 8 डिग्री 2 37 डिग्री 4,
बी है 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6, सी है 8 डिग्री 7 37 डिग्री 9, डी है 8 डिग्री 3 37 डिग्री 5। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, यानी कि ऐसे कहें कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है, और 68 डिग्री पूर्व देशांतर से 97-25 जो है वो पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है भारत। ठीक है, तो ये आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए माही, बी साबरमती, सी कोयना और डी आपका तापी। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कोयना नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। माही नदी आपकी जो है ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा तापी या ताप्ती नदी ये जो है साबरमती और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये साबरमती है आपकी। और कोयना नदी जो है आपकी पश्चिमी घाटी में गिरती है। कोयना नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, आगे जाकर ये जो है आपके कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी मिकिर पहाड़ियाँ, डी शिलांग पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी शिलांग पहाड़ियाँ। मेघालय जो है यहाँ मुख्यतः जो है खासी जयंतिया और गारो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं मेघालय में। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 1966 मीटर है। ठीक है, तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? शिलांग चोटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य की है। सिक्किम भारत के जो है पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है दोस्तों। इसकी राजधानी गंगटोक है और भारत के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है दोस्तों,